मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने कहा था, अध्ययन करने के लिए ब्रह्मांड में कहीं और इतना दिलचस्प ग्रह खोजना मुश्किल है। और हमारी पृथ्वी वाकई दिलचस्प है, खासकर जब हम इसके अरबों साल के इतिहास को देखते हैं। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसे ही रहस्यमय पैटर्न की तलाश में जो हमारे ग्रह के नाटकीय बदलावों के पीछे छिपा हो सकता है। कभी सोचा है कि पृथ्वी पर इतने बड़े बदलाव, मतलब महाद्वीपों का बनना, बिगड़ना, जीवन का उभरना और मिटना, क्या ये सब बस यूं ही बेतरतीब ढंग से होता आया है? वैज्ञानिकों को भी आप देखिए, लंबे समय तक ऐसा ही लगता था। लेकिन हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है जो इस सोच को कह सकते हैं चुनौती दे रहा है। आज हम इसी अध्ययन की परतों को खोलेंगे। हमारा मिशन ये समझना कि क्या पृथ्वी की उथल-पुथल भरी कहानी में भी कोई छिपा हुआ संगीत है, कोई लय। क्या भूवैज्ञानिक घटनाओं के बीच का जो समय है, जो पहले अनियमित सा लगता था, क्या वो वास्तव में किसी गहरे गणितीय तर्क का पालन करता है? किताबों में हम देखते हैं भूवैज्ञानिक समय सीमाएं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बिल्कुल सीधी रेखाओं में बंटी दिखती हैं, है ना? लेकिन असल में एक युग से दूसरे युग में बदलाव का समय कहीं ज्यादा नाटकीय, ज्यादा उथल-पुथल भरा रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा का विषय नहीं है। इससे समझना हमारे ग्रह के अतीत को जानने के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही भविष्य के जो संभावित बदलाव हैं उनका अंदाजा लगाने के लिए भी ये बेहद अहम हो सकता है। खासकर मैं सोच रहा था यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, जो अक्सर दीर्घकालिक योजना, जोखिम मूल्यांकन जैसे मुद्दों से जूझते हैं। उनके लिए यह चर्चा एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। तो तैयार हो जाइए पृथ्वी के गहरे राज जानने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा ग्रह, जैसा हम जानते हैं, लगातार बदलता रहा है। कभी धीरे-धीरे, कभी अचानक, और कभी-कभी इतने बड़े पैमाने पर कि भूवैज्ञानिक समय का एक नया अध्याय ही शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक समय को कई हिस्सों में बांटते हैं। सबसे बड़े होते हैं इयॉन, फिर आते हैं महाकल्प यानी एरा, उसके बाद पीरियड, और फिर एपॉक्स और युग यानी एज। ये विभाजन अक्सर पृथ्वी के इतिहास की बड़ी घटनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर उदाहरण है लगभग 6.6 करोड़ साल पहले का, वो विशाल क्षुद्र ग्रह जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया। ये घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने न सिर्फ पृथ्वी पर जीवन का नक्शा बदल दिया, बल्कि इसने मेसोजोइक महाकल्प यानी डायनासोरों का युग, उसके अंत, और सेनोजोइक महाकल्प यानी स्तनधारियों का युग, जिसमें हम आज रहते हैं, उसकी शुरुआत को चिन्हित किया। ये एक बड़ा उदाहरण है इस बदलाव का। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना जरूरी है कि बदलाव लाने वाली प्रक्रियाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं। सोचिए जरा, महाद्वीपों का खिसकना, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव, जलवायु का गर्म से ठंडा और फिर वापस गर्म होना, और बड़े पैमाने पर जीवन का विलुप्त होना, ये सब एक जटिल जाल की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। होता यह है कि लंबे समय तक सापेक्ष शांति के दौर आते हैं और फिर अचानक कोई बड़ी आपदा सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। ये कुछ मौसम जैसा है ना? हाँ, मौसम जैसा। मतलब जैसे दिन प्रतिदिन का मौसम तो बड़ा अप्रत्याशित लगता है, कभी धूप, कभी बारिश। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखें तो जलवायु के पैटर्न नजर आते हैं ना? सर्दी, गर्मी, बरसात का एक चक्र। अच्छा, हाँ, समझ गया। तो आप कुछ ऐसे ही पैटर्न भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर भी दिखने लगे हैं। नए शोध से संकेत मिल रहे हैं कि पृथ्वी के इतिहास की ये जो उथल-पुथल है वो उतनी भी बेतरतीब या कह लीजिए मनमौजी नहीं है जितनी पहले लगती थी। ऐसा लगता है कि इस अस्पष्ट अराजकता, इस केओस के पीछे भी कोई छिपी हुई व्यवस्था, कोई गहरा तर्क काम कर रहा है। हाँ, और यहीं से ये नया शोध वाकई रोमांचक हो जाता है। ये जो अध्ययन है ये मुख्य रूप से वर्तमान फेनेरोजोइक इयॉन पर केंद्रित है। फेनेरोजोइक इयॉन? हाँ, ये पृथ्वी के इतिहास का वो हिस्सा है जो लगभग 54 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। इसी इयॉन में जीवन का जबरदस्त विकास हुआ, मतलब जटिल पौधे, जानवर, मछलियां, डायनासोर और आखिरकार हम इंसान। इसमें हमारे जाने पहचाने महाकल्प, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, वो सब शामिल हैं। सही। इस इयॉन से पहले के इयॉन भी थे, जैसे प्रोटरोजोइक, आर्कियन, लेकिन फेनेरोजोइक में जीवन के प्रमाण और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड ज्यादा स्पष्ट हैं, ज्यादा विस्तृत हैं। तो इस छिपे हुए पैटर्न को खोजने के लिए शोधकर्ताओं ने कई तरह के डेटा का इस्तेमाल किया। एक तो उन्होंने इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी यानी ICS द्वारा तय की गई भूवैज्ञानिक समय की जो आधिकारिक सीमाएं हैं उनका इस्तेमाल किया। ये वो सीमाएं हैं जिन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं।
लेकिन उन्होंने सिर्फ इन औपचारिक सीमाओं पर ही भरोसा नहीं किया, उन्होंने जीवाश्म रिकॉर्ड को भी खंगाला। खास तौर पर कुछ प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्मों को देखा, जैसे कोनोडॉन्स, अमोनॉइड्स, ग्रेप्टोलाइट्स वगैरह। अच्छा, ये खास तरह के जीव ही क्यों? मतलब कोनोडॉन्स, अमोनॉइड्स, इनका क्या महत्व है? के साथ तेजी से विकसित हुए और बदले। मतलब किसी खास समय में किसी खास तरह के अमोनॉइड पाया जाता था और कुछ समय बाद उसकी जगह एक नई, थोड़ी अलग किस्म ले लेती थी। तो चट्टानों की परतों में इन जीवों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, जिसे हम स्ट्रैटिग्राफिक रेंज कहते हैं, यानी वो किन परतों में मिलते हैं, वो वैज्ञानिकों को समय का सटीक अनुमान लगाने में मदद करती है। ये एक तरह से भूवैज्ञानिक समय के निशान या मार्कर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने इन जीवाश्म आधारित सीमाओं का भी विश्लेषण किया ताकि तस्वीर और साफ हो सके। समझ गया। तो उन्होंने ये सारा डेटा लिया, आधिकारिक समय सीमाएं, जीवाश्मों के निशान, और फिर क्या पाया? क्या वाकई कोई पैटर्न मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। और जो मिला वो मैं कहूँगी हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि भूवैज्ञानिक समय इकाइयों के बीच की सीमाएं, यानी वो मोड़ जहां एक युग या कल्प खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, वो यूं ही बेतरतीब ढंग से फैली हुई नहीं है। इसके बजाय वे अक्सर समूहों में, मतलब क्लस्टर्स में पाई जाती हैं। क्लस्टर्स में? हाँ, मतलब एक साथ? हाँ, एक साथ। मतलब ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर बड़े बदलावों का एक दौर आता है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं थोड़े थोड़े समय के अंतराल में घट जाती हैं। फिर एक लंबा अपेक्षाकृत शांत दौर आता है और फिर अचानक बदलावों का एक और झुंड आ जाता है। ये सिर्फ बड़े झटके नहीं है, बल्कि इन झटकों के आने का भी एक तरीका है, एक पैटर्न है। अरे वाह! तो ये सिर्फ अनियमित उथल पुथल नहीं, बल्कि एक तरह का रुको और चलो वाला पैटर्न है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। और क्या इस पैटर्न की कोई खास गणितीय प्रकृति है? आपने शुरू में गहरे तर्क की बात की थी। बिल्कुल, ये सिर्फ दिखने वाला पैटर्न नहीं है, इसके पीछे एक गणितीय संरचना है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह असमान वितरण, ये क्लस्टरिंग, एक मल्टीफ्रैक्टल प्रणाली का संकेत देता है। मल्टीफ्रैक्टल, ये शब्द सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। फ्रैक्टल तो सुना है, जैसे पेड़ की डालियों या बर्फ के कणों में होता है। एक ही पैटर्न अलग अलग पैमानों पर दोहराया जाता है। ये मल्टीफ्रैक्टल क्या चीज है? आपने सही पकड़ा। फ्रैक्टल में एक ही नियम या पैटर्न अलग अलग जूम लेवल पर दिखता है। मल्टीफ्रैक्टल उससे थोड़ा ज्यादा जटिल है। इसमें एक नहीं बल्कि कई अलग अलग पैटर्न्स या नियम होते हैं जो अलग अलग पैमानों पर काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नदी का तंत्र होता है। एक बड़ी मुख्य नदी होती है जिसमें कई मध्यम आकार की सहायक नदियां मिलती हैं और उन सहायक नदियों में और भी छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, है ना? हाँ। हर स्तर पर पानी के बहाव का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वे सब मिलकर एक बड़ी जटिल प्रणाली बनाते हैं। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक बदलावों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही मल्टीफ्रैक्टल है। इसमें अलग अलग समय के पैमानों पर, मतलब लाखों साल, करोड़ों साल, बदलावों की तीव्रता और उनके बीच के अंतराल का पैटर्न बदलता रहता है। लेकिन ये सब एक बड़ी आपस में जुड़ी हुई संरचना का हिस्सा है। और इसी मल्टीफ्रैक्टल प्रकृति के कारण ये घटनाएं एक पदानुक्रमित रूप से नेस्टेड, हायरार्किकली नेस्टेड संरचना दिखाती हैं। पदानुक्रमित रूप से नेस्टेड मतलब घटनाओं के छोटे छोटे समूह, क्लस्टर्स, बड़े समूहों का हिस्सा होते हैं और वे बड़े समूह और भी बड़े दीर्घकालिक पैटर्न का हिस्सा होते हैं। ये बिल्कुल उन रूसी गुड़ियों जैसा है, एक के अंदर एक कई गुड़ियां। अच्छा, जैसे वो मैट्रियोश्का डॉल्स। हाँ बिल्कुल, छोटे पैमाने के बदलाव बड़े पैमाने के बदलावों के भीतर समाये हुए हैं। और ये दिखाता है कि परिवर्तनशीलता या अस्थिरता समय के साथ कैसे कैस्केड करती है, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर फैलती है, जैसे डोमिनोज गिरते हैं या पानी में लहरें फैलती हैं। एक बड़ा बदलाव छोटे छोटे बदलावों की झड़ी लगा सकता है। कमाल है। तो ये अराजकता नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी स्तरित संरचना है। और क्या वैज्ञानिक इस संरचना को मतलब गणितीय रूप से पकड़ पाए? कोई फॉर्मूला या मॉडल? हाँ, सिर्फ पैटर्न को पहचाना ही नहीं बल्कि उसे गणितीय रूप में ढालने की भी कोशिश की गई। इस जटिल वितरण को समझने और इसका मॉडल बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया गणितीय मॉडल विकसित किया है, जिसे वे कंपाउंड मल्टीफ्रैक्टल पॉइसन प्रक्रिया कहते हैं। बाप रे, ये नाम तो काफी भारी है। हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी है, हमें इसकी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे पास सिर्फ एक अवलोकन नहीं
बल्कि एक गणितीय ढांचा है। ये ढांचा बताता है कि पृथ्वी प्रणाली में बदलाव सिर्फ अनियमित नहीं, बल्कि गहरे रूप से संरचित और पदानुक्रमित है। ये पृथ्वी को एक सिस्टम के रूप में देखने का एक नया शक्तिशाली तरीका है। ये तो वाकई बड़ी खोज है। तो अगर पृथ्वी के बदलावों में ऐसा गहरा पैटर्न है, तो इसके मायने क्या हैं, खासकर लंबे समय के नजरिए से देखें तो? इसके निहितार्थ काफी गहरे हैं। इस पैटर्न को समझने के बाद शोधकर्ताओं ने एक और दिलचस्प सवाल का जवाब देने की कोशिश की। पृथ्वी की बाहरी समय सीमा क्या है? बाहरी समय सीमा? हाँ, इसका मतलब है हमारे ग्रह की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता की पूरी रेंज, यानी सबसे शांत दौर से लेकर सबसे चरम उथल-पुथल तक। उस पूरी रेंज को समझने के लिए हमें कितने समय के रिकॉर्ड को देखना जरूरी है? क्या कुछ करोड़ साल का इतिहास काफी है या हमें और पीछे जाना होगा? दिलचस्प सवाल है। और उनका क्या अनुमान है? कितनी लंबी है ये बाहरी समय सीमा? उनके निष्कर्षों के मुताबिक पृथ्वी के व्यवहार की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें कम से कम 50 करोड़ साल 50 करोड़? हाँ, 500 मिलियन वर्ष के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड को देखना होगा। और आदर्श रूप से ये अवधि 1 अरब वर्ष 1 बिलियन वर्ष होनी चाहिए। 50 करोड़ साल? ये तो बहुत ही लंबा समय है, हमारी सोच से भी परे। हाँ, और यही इस शोध की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनियों में से एक है। शोधकर्ता कहते हैं कि अगर हम सिर्फ छोटी समय सीमाओं का अध्ययन करते हैं, मान लीजिए पिछले कुछ लाख साल या कुछ करोड़ साल, तो हम उन चरम घटनाओं या बदलावों को देखने से चूक सकते हैं जो हमारा ग्रह करने में सक्षम है। हम शायद हाल की अपेक्षाकृत शांत अवधि को देखकर ये गलत अनुमान लगा लें कि पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही शांत और स्थिर रही है। तो इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम इंसान जिस स्थिरता को अनुभव करते आए हैं, वो भूवैज्ञानिक पैमाने पर एक अस्थायी स्थिति हो सकती है, एक लंबे नाटक का बस एक छोटा सा शांत सा दृश्य। तो असल बात यह है कि पृथ्वी के असली मिजाज को, इसके मूड स्विंग्स को समझने के लिए हमें कम से कम 50 करोड़ साल पीछे झांकना होगा। इससे कम में तो हम पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाएंगे। ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका हमारे लिए आज के समय में क्या मतलब है? खासकर जैसे हमने बात की यूपीएससी उम्मीदवारों और पृथ्वी के भविष्य में रुचि रखने वालों के लिए ये जानकारी कैसे प्रासंगिक है? ये बेहद प्रासंगिक है। जरा सोचिए, पूरा मानव इतिहास, हमारी सभ्यता का उदय, कृषि का विकास, शहरों का निर्माण, औद्योगिक क्रांति, ये सब कुछ भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर हाल की शांति की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की के भीतर हुआ है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो शायद लंबे भूवैज्ञानिक मानकों पर असामान्य रूप से शांत रहा हो। ये जानना हमें, कह सकते हैं, थोड़ा विनम्र बनाता है और हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करने में सक्षम है। तो ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, भविष्य के लिए एक सबक भी है। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि नीतियां बनाते समय, खासकर पर्यावरण, संसाधन प्रबंधन या आपदा जोखिम से संबंधित नीतियां बनाते समय, हमें सिर्फ कुछ सालों या दशकों के रुझानों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि पृथ्वी के बहुत लंबी अवधि के जो प्राकृतिक बदलाव हैं, उनके पैमाने को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। ये हमें वाकई में दीर्घकालिक सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से ये खोज न केवल पृथ्वी के अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है कि महाद्वीप कैसे बने, जीवन कैसे विकसित हुआ, जलवायु कैसे बदली, बल्कि ये भविष्य के ग्रहों के परिवर्तनों को मॉडल करने के तरीके को भी काफी हद तक बदल सकती है। वैज्ञानिक लगातार भविष्य की जलवायु, समुद्र स्तर में वृद्धि और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं। अगर हम जानते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणाली एक मल्टीफ्रैक्टल तरीके से व्यवहार करती है, तो हम इन मॉडलों को और ज्यादा यथार्थवादी और शायद ज्यादा सटीक बना सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम इन पहचाने गए पदानुक्रमित पैटर्नों का उपयोग करके भविष्य के बड़े भूवैज्ञानिक क्लस्टर या उथल-पुथल के दौर के आने की संभावना का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं? ये अभी शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है। और देखिए, हम अभी भविष्यवाणियां करने से तो बहुत दूर हैं, लेकिन ये समझना कि बदलाव कैसे होते हैं निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि पृथ्वी की भूवैज्ञानिक घटनाओं में जो पहले पूरी तरह से अनियमित और अराजक लगती थी, वास्तव में एक छिपा हुआ पदानुक्रमित और मल्टीफ्रैक्टल पैटर्न मौजूद है।
बड़े बदलाव अक्सर झुंडों या समूहों में होते हैं, जिनके बीच लंबी अपेक्षाकृत शांत अवधियां होती हैं। और हमारे ग्रह की परिवर्तनशीलता की पूरी कहानी, मतलब शांत समय से लेकर चरम घटनाओं तक, उसे समझने के लिए हमें भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में कम से कम 50 करोड़ साल और आदर्श रूप से 1 अरब साल पीछे देखने की जरूरत है। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम और मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पृथ्वी के प्राकृतिक परिवर्तन इस गहरे संरचित कैस्केडिंग मल्टी फ्रैक्टल तरीके से होते हैं, जिसमें पैटर्न लाखों करोड़ों वर्षों में उभरते हैं, तो वर्तमान समय में जो तीव्र गति से मानव जनित परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, वो इस दीर्घकालिक प्राकृतिक पैटर्न में कैसे फिट होते हैं? क्या हम केवल एक और शांत अवधि में एक अस्थायी मानव प्रेरित उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जिसे पृथ्वी समय के साथ संतुलित कर लेगी, या फिर क्या हम अनजाने में किसी अधिक महत्वपूर्ण युग परिभाषित बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं? क्या हम इस प्राकृतिक मल्टी फ्रैक्टल पैटर्न के अगले बड़े चरण को गति दे रहे हैं, शायद अप्रत्याशित तरीकों से? ये एक जटिल और जरूरी सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी सवाल। हमें उम्मीद है कि आपको ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी, खासकर यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ हमारे इस अद्भुत ग्रह के बारे में जानने को उत्सुक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत ही गतिशील पृथ्वी पर रहते हैं, जिसका अपना एक गहरा, जटिल इतिहास और अपनी एक लय है। यदि आपके मन में इस विषय को लेकर कोई प्रश्न है या आप यूपीएससी की तैयारी के संदर्भ में इस पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य के ऐसे ज्ञानवर्धक सत्रों से जुड़े रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।